कल हम लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखो हम लोगों ने कल पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखो जब हमने लाइट के बारे में पढ़ना सा स्टार्ट किया, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात करें लाइट के बारे में, तो जब हमने लाइट के बारे में पढ़ना चालू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि लाइट के पास वेव नेचर है। हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो ये बताती है कि लाइट के पास वेव नेचर है। लाइट के पास कैसा नेचर है? वेव नेचर। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें ये एक्सप्लेन करती है, ये बताती है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। अब हमारे पास समस्या है कि लाइट के पास वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे थे। कुछ हमारे पास ऐसा प्रॉपर्टीज़ था, कुछ ऐसी घटनाएं थी जो हमको क्या बता रहा था कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर। जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स वहाँ पे इंटरफेरेंस वगैरह सब, तो वो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस हमें ये बताता है कि लाइट के पास कैसा नेचर है? वेव नेचर। जबकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमें क्या बताता है कि पार्टिकल नेचर है लाइट के पास। लाइट के पास कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो एक्चुअली में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? तो हमने बात किया था कि अगर अपने पास कोई मेटल प्लेट है, कौन सा प्लेट है? मेटल प्लेट। जैसे अगर मान ले कि ये हमारे पास मेटल प्लेट है, ये क्या है? मेटल प्लेट है। तो अगर मेटल प्लेट पर कोई रेडिएशन गिरता है, ये एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट पर क्या होगा? अगर कोई रेडिएशन गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलना। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब मेटल प्लेट पर, जब किसी मेटल प्लेट पर रेडिएशन फॉल करता है, या हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी मेटल प्लेट पर कोई लाइट रेज फॉल करता है तो उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यह जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगा। क्या बनेगा? करंट बनेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था? फोटो करंट। कौन सा करंट? फोटो करंट। तो फोटो करंट के मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। और फिर हमने बात किया था कि अगर हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी लाइट दे देंगे, कैसा भी रेडिएशन दे देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। यानी कि अगर हमें किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला लाइट रे चाहिए। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मेटल प्लेट से हमें इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट हम गिरा देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा। बता ही थे कि अगर पास एक मेटल ले लो, लोहा ले लो, उस पर टॉर्च मारेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जो टॉर्च है, उस टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए। कितना फ्रीक्वेंसी? 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए। मान लो कि अगर हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कम से कम ऐसा लाइट देना पड़ेगा जिसके पास 10 हर्ट्ज एनर्जी है। यानी कि मान लो कि कोई हम ऐसा लाइट दे रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए? 10 हर्ट्ज। यानी कम से कम 10 चाहिए, उससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है। तो जितना कम से कम जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, लाइट या रेडिएशन के पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कि कम से कम इतना होना ही चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना है इस बात को कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोल रहे हैं? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर हमने एक हर्ट्ज का दिया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। अगर हमने 5 हर्ट्ज का दिया, नहीं निकलने वाला है। 8 का दिया, नहीं निकलने वाला है। जब हम 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा। यानी कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज। यानी 10 हर्ट्ज क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है? मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए रेडिएशन का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब तुमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आता है। हम लोगों ने एक और टर्म के बारे में बात किया था, उसको कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, कि अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो कम से कम जो एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं?
वर्क फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लोग एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। तो वर्क फंक्शन को हम लोग फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना। अब देखो कि मान लो कि हमने एक रेडिएशन गिराया, तो रेडिएशन के पास एनर्जी होगा, तो मान लो उसके पास 10 जूल एनर्जी है। कितना जूल एनर्जी है? 10 जूल। बहुत सारा एनर्जी होगा, लेकिन हम मान लेते हैं 10 जूल एनर्जी है। कितना जूल एनर्जी है? 10 जूल एनर्जी ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो हमने एक रेडिएशन गिराया मेटल पर जिसके पास 10 जूल एनर्जी है। कितना जूल एनर्जी है? 10 जूल। तो ये 10 जूल एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होगा? यह 10 जूल एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होगा? तो देखो ये जो 10 जूल एनर्जी है यह 2 जगह खर्च होता है। कहाँ जगह खर्च होता है? 2 जगह। सबसे पहली यानी जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जो रेडिएशन दे रहे हैं, उस रेडिएशन के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी का क्या काम है? तो देखो सबसे पहले वह एनर्जी क्या करता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाता है। और इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वर्क फंक्शन। अरे किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। यानी कि अगर कोई लाइट गिर रहा है और उसके पास जो एनर्जी है तो वह उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी कहाँ यूज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। यानी कि कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के रूप में यूज हो जाएगा। किसके रूप में? वर्क फंक्शन के रूप में। यानी कि अगर मान लो हमने एक ऐसा लाइट गिराया जिसके एक फोटोन का एनर्जी ई है। कितना एनर्जी है? ई है। हम एक ऐसा रेडिएशन गिरा रहे हैं जिसका एनर्जी कितना है? ई। कितना एनर्जी है? ई। तो अब इस ई एनर्जी में से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के रूप में यूज हो जाएगा। किसके रूप में यूज हो जाएगा? वर्क फंक्शन के रूप में। मान लो कि हमने 10 जूल वाला रेडिएशन 10 जूल एनर्जी वाला रेडिएशन गिराया और इसमें से 4 जूल एनर्जी यूज हो गया इलेक्ट्रॉन निकलवाने में। इलेक्ट्रॉन निकलवाने में एनर्जी यूज हो गया, यानी कि 4 जूल एनर्जी वर्क फंक्शन हो गया। 4 जूल एनर्जी वर्क फंक्शन। अभी भी 6 जूल बचा ना, ये 6 जूल कहाँ जाएगा? यह 6 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन आराम से आगे दौड़ सके। यानी कि इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी। यानी ये जो 6 जूल एनर्जी बचा ना, वह इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा। यानी हमारे पास जितना भी एनर्जी होता है, एक रेडिएशन है तो उसके पास जितना भी एनर्जी होगा वह 2 जगह यूज होगा। सबसे पहला कि वह इलेक्ट्रॉन निकलवाने में यूज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलवाने के बाद जो एनर्जी बच जाएगा वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हम लोग बात करते हैं कैथोड से भागता है इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कैसे करेगा? उसके पास एनर्जी रहेगा तब ना दौड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मिलता है कहाँ से? रेडिएशन से। कहाँ से मिलेगा? रेडिएशन से। यानी कि अपने पास जो एनर्जी था वह एनर्जी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में यूज हो गया, यानी कि वर्क फंक्शन के रूप में यूज हो गया। किसके रूप में? वर्क फंक्शन के रूप में। और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में चला गया, जो इलेक्ट्रॉन को मिला। किसको मिला? इलेक्ट्रॉन को मिला। यानी कि रेडिएशन जो पड़ता है किसी भी मेटल पर, उसके पास जितना एनर्जी होगा वह किसके सम के बराबर होगा? वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर? वर्क फंक्शन और काइनेटिक। ये फार्मूला कैसे बना दिया? तुमको पता चल गया ना कि अपने पास ई एनर्जी था, इसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलवाने में यूज हो गया, उसको हमने फाई बोल दिया, और कुछ इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल गया जिसको हमने के ई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। तो जब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो जितना एनर्जी रेडिएशन के पास नहीं निकल जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी तत्काल तुम इतना समझो कि हम जो रेडिएशन गिराते हैं उसके पास जो एनर्जी होता है वह कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। किसके रूप में? काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलवाने में यूज होता है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आया? किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए रेडिएशन का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना बात क्लियर है? आगे बात करें। चलो देखो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये बात हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है। ये वर्क फंक्शन, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब कल पढ़े थे ना। फोटो करंट क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट बनेगा उसको बोलते हैं फोटो करंट, और जो इलेक्ट्रॉन बनेगा उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वह है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग V0 से लिखते हैं। किससे? V0 से। इसी का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल?
कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, ध्यान दो थोड़ा सा, इसको समझने के लिए तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, चलो देखो थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं फिर से। यहां पर एक मेटल प्लेट है, कौन सा प्लेट है? मेटल प्लेट। यहां भी एक मेटल प्लेट है। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, किसी से? बैटरी से। देख ये माइनस वाला से जुड़ा हुआ है, किसी से जुड़ा हुआ है? माइनस वाला से। इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? और इसको एनोड। कैथोड एनोड समझता है ना? जिस प्लेट को माइनस वाला से जोड़ेंगे कैथोड और जिसको प्लस वाला से जोड़ेंगे उसको एनोड। अब देखो मान लो हमने ये जो ट्यूब लिया है वो ग्लास ट्यूब है, अब इससे मान लो लाइट इस पर गिर रहा है, तो जब इस पर लाइट गिरेगा तो क्या होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा ना। तो अब देखो ये प्लस वाला है, ये कैसा वाला है? देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से? कैथोड से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इमीटर। क्या बोलते हैं? इमीटर। इमीटर मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाला, समझ गया? इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाला, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो इसको बोलते हैं इमीटर, यानी कैथोड इमीटर, यानी कैथोड इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब देख ये जो एनोड है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। कलेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने वाला। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा इसको ये कलेक्ट करेगा, तो एनोड को बोलते हैं कलेक्टर और कैथोड को इमीटर। इतना बात क्लियर है? अब देखो क्या होगा कि जब यहाँ पे लाइट पड़ेगा, कैथोड पर क्या पड़ेगा? लाइट या रेडिएशन पड़ेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि मान लो ये जो लाइट गिर रहा है इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, अब इसके पास जो एनर्जी होगा उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलवाने में, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलवाने में यूज हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कुछ एनर्जी और होगा जो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ताकि इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेगा, किधर? एनोड की तरफ। किधर ट्रेवल करेगा? एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब मान लो कि यह जो मेटल है इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर हमने एक मेटल प्लेट लिया तो उसके पास बहुत सारा, मिलियनों में क्या होगा? मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लो कि शुरू में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, शुरू में क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मेटल है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले 20 को 25 को 30 को 40 को 50 को इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कम में कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। कि मान लो पहले 3 को इलेक्ट्रॉन निकला था, अब क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का भीड़ जमा होगा। किसका भीड़ जमा होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो रहा है तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन तो उधर भाग रहा है, क्योंकि एक तो ये प्लस वाला है इसको खींच रहा है, ऊपर से इसको काइनेटिको एनर्जी मिला है। यहाँ जो लाइट गिरा है वो क्या दिया है? इसको एनर्जी, ताकि तुम आगे भाग जाओ। काइनेटिक एनर्जी मिला है जिसके कारण ये आगे भाग रहा है। लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन बन रहा है, क्या हो रहा है? जो नया इलेक्ट्रॉन बन रहा है, देख ये भी माइनस वाला है, अगिल का इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया, समझ गया? मान लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे खड़ा है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों रिपेल होगा ना। यानी जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो नया वाला इलेक्ट्रॉन को आगे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि दोनों माइनस वाला हो जाएगा। तो जो बाद में निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, समझ गया? यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर भीड़ लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भाग पाएगा, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भाग पाएगा तो करंट कम में बनेगा, करंट कम बनेगा ना। तो अपने पास उपाय क्या है कि यह जो इलेक्ट्रॉन भीड़ लग रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भाग रहा है, तो इससे छुटकारा कैसे हम पावे? अब क्योंकि हमको करंट तो चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भीड़ जमा हो जाएगा तो करंट नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उतना मतलब मज़ेदार करंट नहीं बनेगा, कम करंट बनेगा। क्या बनेगा? कम करंट बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए ये जो एनोड है, या क्या है? एनोड, ये प्लस वाला चार्ज है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जितना खतरनाक पॉजिटिव चार्ज होगा उतना माइनस वाला को जल्दी जल्दी खींचेगा ना, और जितना जल्दी जल्दी माइनस वाला को खींचेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भीड़ उतना कम लगेगा। यानी कि जब हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी आगे भागेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा बनेगा। तो ये बात तो ठीक है कि हमने जब एनोड को पॉजिटिव किया, क्या किया? पॉजिटिव। यहाँ पर जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट शानदार मात्रा में बनेगा। अब मान लो कि इसको हम निगेटिव करें, क्या करें? निगेटिव। ये जो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है ना उसको हम धीरे धीरे कम करते जाए, कम। पहले था +10, अब
+8 +7 +6 +5 +4 +3, यानी कि धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब धीरे धीरे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचना बंद हो जाएगा ना। फिर अभी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जितना प्लस चार्ज, वो माइनस वाला को उतना खतरनाक खींचेगा। लेकिन जब हम प्लस वाला को कम करते जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचना चालू हो जाएगा। और धीरे क्या करेंगे? धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि यह इतना निगेटिव, ये जो निगेटिव पोटेंशियल है, क्या है? निगेटिव पोटेंशियल, यह इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव वाला है, हम इसको भी माइनस वाला बना रहे हैं। पहले प्लस वाला था, अब कि क्या कर रहे हैं? माइनस। प्लस वाला था तब तो मस्ती वाला बात था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब क्या कर रहे हैं? हम एनोड को माइनस वाला बना रहे हैं, यानी कि एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो जब यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा 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 तो क्या होगा? देखिए, ये भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो दोनों धक्का मुक्की करेगा ना। यानी कि ये जो ये रहेगा एनोड, वो इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। जब इलेक्ट्रॉन को रोक देगा तो फोटो करंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है, तो फोटो करंट कितना? 0। तो देख, जिस निगेटिव पोटेंशियल पर हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल को निगेटिव करते जा रहे हैं, निगेटिव करते जा रहे हैं, निगेटिव करते जा रहे हैं। और वो निगेटिव पोटेंशियल, एक ऐसा टाइम आएगा कि निगेटिव पोटेंशियल इतना कम हो जाएगा कि यहाँ से करंट आना बंद हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। तो जिस निगेटिव पोटेंशियल पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, जिस निगेटिव पोटेंशियल पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए मतलब करंट 0 हो जाए। करंट कितना हो जाए? 0। तो इसको तुम दो तरीके से बोल सकता है। जिस निगेटिव पोटेंशियल पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, या जिस निगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट 0 हो जाए। जिस निगेटिव पोटेंशियल पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, या जिस निगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट 0 हो जाए, उसी पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया? वह निगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना ही बंद हो जाएगा। तो जिस निगेटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया, उसी पोटेंशियल का क्या नाम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल दिखा रहे हैं। कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल। समझ रहा है ग्राफ? इधर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव पोटेंशियल। अब मान लो हम करंट दे रहे हैं, करंट। चलो एक बात समझो, देखो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ाया था, जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव पोटेंशियल। तो मान लो कि पहले 10 पॉजिटिव पोटेंशियल था, 20 को इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है। अब जब 10 पोटेंशियल था, अब हम 20 पोटेंशियल कर देंगे, +20। तो पहले 10 को इलेक्ट्रॉन था, 20 को आएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे, एनोड पर हम जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंचाता जाएगा ना, यानी कि फोटो करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, तुम बढ़ाते जाओ, ये भी बढ़ता जाएगा, और बढ़ाओ और बढ़ता जाएगा, और बढ़ाओ और बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, करंट बढ़वे नहीं करेगा, क्योंकि ये मेटल है ना। अब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये फिक्स होगा ना, ऐसा थोड़ी कि इसके पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन निकलना बढ़वे नहीं करेगा उससे, यानी कि करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और जो मैक्सिमम करंट जहां पर जाकर के, मान लो पहले करंट 2 एम्पियर था, फिर 5 एम्पियर होगा, 40 एम्पियर होगा, 50 एम्पियर होगा, 2000 एम्पियर होगा। मान लो कि 50 एम्पियर करंट पर जाकर के करंट फिक्स हो गया, 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, यानी कि फोटो करंट मैक्सिमम 50 है। मैक्सिमम फोटो करंट कितना है? 50। तो जो मैक्सिमम फोटो करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो फोटो करंट बन रहा है ना, तो जो फोटो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, फोटो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट? सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन फोटो करंट। तो सैचुरेशन करंट मतलब फोटो करंट का मैक्सिमम वैल्यू। फोटो करंट के मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। अब देखो हम क्या ग्राफ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है। यहाँ इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। देखो
देखो पहले यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, पहले पॉजिटिव पोटेंशियल 0 था तो करंट इतना था ना। अब देखो थोड़ा सा बढ़ा रहा है, करंट थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा रहा है, फिर करंट थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा रहा है, फिर करंट थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है कि अब तो देख हम ये बढ़ रहा है लेकिन ये कांस्टेंट है ना, यानी कि ये सैचुरेशन करंट है। कौन सा करंट, यहाँ पर आकर के करंट सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन करंट। यानी कि तुम पॉजिटिव पोटेंशियल कितना बढ़ा लो, अब करंट बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन उतना ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब पोटेंशियल 0 है फिर भी करंट कुछ ना कुछ है ना, यानी कि अभी भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो निगेटिव पोटेंशियल है, इस निगेटिव पोटेंशियल पर करंट कितना है 0। देखना इस निगेटिव पोटेंशियल पर करंट कितना है 0। क्या बताए हैं, जिस निगेटिव पोटेंशियल पर करंट 0 हो जाएगा उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, यानी कि ये पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल को दिखा रहा है। कौन से पोटेंशियल को, स्टॉपिंग, यानी कि ये V0 को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो समझ रहा है ना, तो इतना बात क्लियर है। चलो अगर इतना बात क्लियर है तो हम लोग फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते। यहाँ पर एक और बात समझ लो, देखो मान लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आकर के करंट 0 हो गया। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले तुमको हम बताए थे कि करंट को जो क्या रेडिएशन को जो एनर्जी, रेडिएशन के पास जो एनर्जी है वह कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलवाने में यूज हो रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल रहा है। यानी कि जो लाइट है वह इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आराम से चल फिर के आ रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है उसको, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। लेकिन मान लो जब हमने बैटरी का पोटेंशियल इतना कम कर दिया, निगेटिव पोटेंशियल इतना कर दिया कि अब करंटे नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। यानी कि निगेटिव पोटेंशियल वैसा पोटेंशियल है जहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पर तुमको कोई धक्का दे रहा है। अब तुम 20 न्यूटन, तुम्हारे एक आदमी है जिसके पास 20 न्यूटन का फोर्स है, एक आदमी है उसके पास 80 न्यूटन का फोर्स है, समझ गया। तो जब 20 न्यूटन वाला धक्का मारेगा तब तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि उधर से 80 मार रहा है। अब मान लो कि जो 80 वाला है वो भी धक्का मार रहा है फिर भी नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा फोर्स है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, वो भी नहीं पार हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो इंसान है उसके पास मैक्सिमम ताकत हम कैसे पता करेंगे कि वो कितना से रोक रहा है। देख ऐसे मान ले कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब एक ऐसा पोटेंशियल है, देखो पोटेंशियल 0 है फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई खींचने वाला नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन के पास इतना काइनेटिक एनर्जी है कि वो अपने दम पर आगे जा रहा है। तो ये पोटेंशियल 0 है, इसका क्या मतलब है, देखना पोटेंशियल 0 फिर भी कुछ ना कुछ करंट है, मतलब इधर कोई खींचने वाला नहीं रहेगा ना, फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, इतना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल आता है जहाँ पर एक को इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भाग रहा है, यानी कि यह पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाला भी फ्लॉप मार रहा है, वो भी आगे नहीं भाग रहा है। यानी कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो सब वर्क डन में ख़त्म हो गया। कहाँ ख़त्म हो गया, वर्क डन में। कहाँ ख़त्म हो गया, वर्क डन में। यानी कि वो वर्क काम कर रहा है आगे जाने का, लेकिन सब एनर्जी उसका उसी में ख़त्म हो गया, आगे जा ही नहीं रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वह किस में यूज हो गया, वर्क डन में। इलेक्ट्रॉन के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है सब किस में यूज हो रहा है, वर्क डन में। तो इसको हम काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी, देखो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। पोटेंशियल को हिंदी बोलते विभव, विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, पढ़ा है। विभव बराबर क्या था, ऐसा था कुछ, देख क्यू, ऐसा था। P बराबर W/Q, विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, हिंदी में पढ़ा होगा। विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। अब हमको वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। तो देखिए पोटेंशियल है, विभव है, पोटेंशियल यहाँ पर कितना है V0, पोटेंशियल कितना है V0, वर्क डन कितना है W, मान लेते हैं वर्क डन W है। Q मतलब चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा EV0, वर्क डन कितना हो जाएगा EV0, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, EV0 के। तो यहाँ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, V0 बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बट्टा E। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का देख लिया ना, निकल गया ना फॉर्मूला। तो इतना बात क्लियर है, अरे आज जितना समझाया उतना बात क्लियर है। चलो तो फिर बनाओ हेडलाइन।
हेडलाइनें बनाओ।